मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और सुबह से मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर 127 उम्मीदवार मैदान में हैं और सुबह से मतदान का दौर सिलसिला चल रहा है। हम आपको 11 बजे तक के आंकड़े बता चुके हैं और कुछ ही देर बाद आपको दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। खबरों के सिलसिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बूथों का किया निरीक्षण। 64,000 नए मतदाता पहली बार शिवपुरी में वोट डाल रहे हैं। शिवपुरी में लोकसभा चुनाव का मतदान जारी है। पहली बार 64,000 नए मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। दूसरी खबर ग्वालियर से आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं आप। परिजनों से, भाई बहनों से केवल गुना में नहीं लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में और समूचे देश में निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से संविधान में दिया हुआ यह अधिकार, इसका पूर्ण उपयोग करें। हमारे देश की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया है पिछले 10 वर्षों में देश का, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन जन मोदी जी के साथ देश का परचम विश्व पटल पर लहराने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग है। तो सुन रहे थे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को मतदान की अपील कर रहे थे। प्रधानमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वोट डालने की अपील करते दिखे। अब दूसरी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वोट डाला है। साथ ही मतदाताओं से अपील की है उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। ऊर्जा मंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। शिवपुरी ग्वालियर, क्या कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री, सुनाते हैं। सौभाग्य ईश्वर ने दिया है। लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान करने का सुअवसर मिला। राष्ट्र को तीसरी वित्तीय शक्ति बनाना, आर्थिक शक्ति बनाना, भारत विश्वगुरु बने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए मतदान किया है और तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगली खबर हरदा से। कमल पटेल ने मतदान किया। कमल पटेल ने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया है। मतदाताओं से उन्होंने भी मतदान की अपील की है। कमल पटेल ने मतदाताओं से ज़्यादा मतदान करने की अपील की है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कमल पटेल मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार, जिससे अपनी मनपसंद सरकार बनाकर भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाए। और ये 2024 का चुनाव भारत के लिए बहुत अहम चुनाव और दुनिया के लिए अहम चुनाव है, क्योंकि इसमें भारत की जीत होगी। भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनेगा। पूरी दुनिया का मार्गदर्शन भारत करेगा। भारत माता विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व कमल का फूल खिलेगा। 10 साल में मोदी जी ने इस देश को दुनिया में मान सम्मान दिलाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को महात्मा गांधी का सपना साकार किया, स्वच्छ भारत। तो आप देख रहे थे दिग्गज, चाहे विदिशा हो, गुना हो, शिवपुरी हो, राजगढ़ हो, अपने अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और मतदाताओं से ज़्यादा मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है सुबह से। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल हैं ईशान आर नेता, बीजेपी के हैं कर्नल ईशान,
और राजकुमार उपाध्याय हैं कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा, प्रभु पटेरिया और अजय खेमरिया वरिष्ठ पत्रकार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खेमरिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज दिग्गजों की साख भर दांव पर लगी हुई है और उसमें गुना भी है, राजगढ़ भी है, विदिशा भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 11 बजे तक के आंकड़े आए थे उसमें राजगढ़ में 34% हुआ है, गुना में 34% हुआ। वहाँ की मतदान जगह कम है अन्य क्षेत्रों में, तो क्या चुनौती है यहाँ पर? इस वजह से इन क्षेत्रों में ज़्यादा मतदान हो रहा है या कोई और वजह है? देखिए, जो 34% का आपने अभी जिक्र किया, वो दो लोकसभा क्षेत्र हैं, गुना और राजगढ़। दोनों आपस में सटे हुए हैं और इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में शहरी वोट बहुत कम है। जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को छोड़ दिया जाए तो शेष जगह रूरल इलाका आता है। और एक ट्रेंड जो अभी इस आम चुनाव में देखने को मिला है कि जो महानगर है वहाँ आमतौर पर वोटिंग कम हो रही है। ग्वालियर में इसीलिए 28% संभवतः जो डेटा आया 11 बजे तक का वो यही है। और मुझे लगता है कि शाम के समय अंतिम 2 घंटे में इन बाकी जगहों पर मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। और इन दोनों जगह जो 34% 11 बजे रिकॉर्ड किया गया है, मैं अपने प्रेडिक्शन से कह सकता हूं कि 60 और 65% के मध्य में इन दोनों ही सीटों पर वोटिंग होगी। और एक और महत्वपूर्ण कारण इन दोनों सीटों पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा मतदान का कारण ये है कि गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली चुनावी हार से सबक लेते हुए बहुत ही मतलब माइक्रो मैनेजमेंट के साथ और खुद को झोंक करके डाउन टू अर्थ लगभग 1 महीने तक इलेक्शन कैंपेन किया है। आज सुबह ही वह वापस गुना लोकसभा क्षेत्र में शिवपुरी और इस आसपास के क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो इसका भी एक बड़ा कारण है कि मतदान का प्रतिशत मुझे लगता है गुना में ठीक ठाक रहेगा। वही हालत राजगढ़ में है। दिग्विजय सिंह भी लगभग 1 महीने से गांव-गांव पैदल वहाँ यात्राएं कर रहे हैं। और चूंकि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने मामले को रोचक बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव को लड़ा है उसी का नतीजा है कि 34% 11 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अजय जी, यही मापदंड है तो फिर विदिशा में भी बढ़ना चाहिए। वहाँ 2% कम क्यों है? मेहनत तो शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कर रहे हैं वहाँ पर। विदिशा में भी मुझे लगता है कि आखिर तक जो डेटा आएगा इलेक्शन का, मुझे लगता है वो भी 60 से ऊपर 65 के लगभग जाएगा। बाकी की जो जगह है, मैं ये मानता हूँ भिंड में और मुरैना में और ग्वालियर में, वहाँ कैंडिडेटों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा उत्साह लोगों के मध्य नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ कि मुरैना में भी और भिंड दोनों जगह, ग्वालियर को भी उसमें आप जोड़ लिया जाए तो कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया है। और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही जो वोट परसेंट बढ़ेगा उतना देखने योग्य होगा। बाकी गुना और राजगढ़ में प्रत्याशियों की वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। उनके तौर तरीके जो चुनाव लड़ने के हैं उसकी वजह से मतदान का प्रतिशत बाकी की सीटों से मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। लेकिन अजय जी, बेरुखी केवल बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर या कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर भी है? दोनों ही मैं सभी कैंडिडेटों की बात कर रहा हूँ। देखिए, ग्वालियर में बीजेपी का कैंडिडेट वह कैंडिडेट है जैसे 3 महीने पहले लोगों ने एक असेंबली सेगमेंट में हराया, तो उसका भी एक बड़ा कारण वो भी समझ में आता है लोगों को। बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं, जो ग्राउंड पे जो कैडर है, उसमें कैंडिडेट को लेकर के बहुत कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। पूरे चुनावी कैंपेन को बहुत बारीकी से अगर देखें, प्रवीण पाठक भी तो चुनाव हारे ही हैं। वो भी प्रवीण पाठक ने निश्चित तौर चुनाव को बीजेपी की तुलना में बहुत अच्छी तरीके से लड़ने की कोशिश की है। और जो यंग, चूंकि वो खुद यंग है और तुलनात्मक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड की हैं, और एक कास्ट इक्वेशन उनके साथ बीजेपी का जो कैडर वोट है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। तो उसके कारण भी मुझे लगता है कि प्रवीण पाठक वहाँ मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह भिंड में भी वही स्थिति है। तीसरी बार संध्या राय को पार्टी ने टिकट दिया। आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट जहाँ होती है वहाँ जो सामान्य जो कैडर होता है बहुत ज्यादा उत्साह के साथ आमतौर पर काम नहीं करता। तो भिंड में कम मतदान का यही कारण देखा जा सकता है। और मुरैना में भी वही स्थिति है। वहाँ एक हारे हुए विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। उसका भी एक कारण है कि बीजेपी की कैडर में बहुत उत्साह उनको लेकर के नहीं है।
तो वहाँ जो हालांकि रमेश गर्ग है बसपा से, वो भी कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या बीजेपी को? निश्चित तौर पर बसपा जितना भी गेन करेगी, अगर वो कैडर वोट के अलावा जो भी वोट लेती है, क्योंकि मुरैना में बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा के दृष्टिकोण से देखें तो 96 से लगातार एक मजबूत वोट बैंक रहा है। क्योंकि मुरैना पहले आरक्षित सीट रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती रही लगातार, और जब से वो डिलिमिटेशन के बाद अनारक्षित हुई तो है, आप मान रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में इस बार कांग्रेस टक्कर दे रही, कुछ सीटें ले सकती है? नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं मानता कि कुछ सीटें ले सकती है, लेकिन मैं आमतौर पर जो बाहर से मुझे नजर आता है, जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, वहाँ बीजेपी ने बुनियादी रूप से एक चूक तो प्रत्याशी चयन में भिंड, मुरैना, ग्वालियर में की ही है, इसे आप नकार नहीं सकते। ठीक है, तो कर्नल साहब वो कह रहे हैं बीजेपी ने चूक की है कुछ प्रत्याशी चयन में, इसलिए वहां पर कांग्रेस मुकाबले में आ गई भिंड ग्वालियर में। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि सभी जो मतदाता जो अभी तक नहीं निकले हैं, कहीं मौसम की गर्मी को देखते हुए नहीं निकल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस गर्मी को आप बचने के चक्कर में अगले 5 साल के लिए ऐसा मौसम क्रिएट कर लें जो कि आपको 5 साल तक रुलाए। मतलब आप भी डर रहे हैं कि यदि जो मतदाता नहीं निकल रहे हैं वो आपके नहीं निकल रहे हैं, जो इशारा आपका मैंने है। ये नहीं कहा ये आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, नहीं, मैं आपका सभी के लिए बोल रहा हूँ। मैं पूरे मतदाताओं से कह रहा हूँ कि उनकी इच्छा के अनुसार जैसे अब वो चाहते हैं कैंडिडेट, उसको वोट देने के लिए निकलना चाहिए। गर्मी है, मौसम की मार कह सकते हैं आप, लेकिन तब भी अपने कर्तव्य का तो पालन फिर तो करना आपके संगठन ने तमाम हथकंडे अपनाए थे, त्रिदेव सिस्टम लाए थे, पन्ना प्रभारी, जितनी मेहनत की है, इसके बावजूद मतदाता नहीं निकल रहे हैं। पहली बार जिस तरह से अपील के सहारे है बीजेपी। विजय जी, मैंने खाली ये नहीं कहा कि भाजपा के जो वोटर हैं वो निकले, आप अपने हिसाब से परसेप्शन बना रहे हैं। नहीं, भाजपा दूसरों के वोटर निकालती भी नहीं है, उससे मालूम है उसका एक एक वोटर कौन है। आम अपील कर रहा हूं, और ये इस अपील में मेरे ख्याल से किसी को विरोध भी नहीं होना चाहिए। एक डिस्कशन करने के लिए बड़ा अच्छा है कि आप इस पे जो है विरोध कर ले या उस पे अपने हिसाब से कयास लगा ले। अभी जो बात हो रही थी कि प्रत्याशी चयन, देखिए ये हमारा जो भी प्रत्याशी का चयन होता है वो पार्टी अपने हिसाब से तय करती है और सारे समीकरण और सारी चीजों को देख कर करती है। इसमें आप कहें कि ये चूक हो गई, ये गड़बड़ हो गई और ये हथकंडे अपना लिए, तो ये शब्द मुझे, हथकंडे वाला शब्द थोड़ा सा अजीब और अटपटा लगता है, क्योंकि कोई हथकंडा नहीं अपनाया जाता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने कार्यों के आधार पर। हमने 2014 में जनता ने आशीर्वाद दिया, जिसके आधार पर हम 5 साल हमने कार्य किया, और उस कार्य को देखने के बाद 2019 में जनता ने पुनः हमें आशीर्वाद दिया। अभी जब 10 साल हमने कार्य किया है और उन कार्यों के आधार पर ही हम चुनाव में आए हैं, हमने राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र गौरव की बात कर रहे हैं, और देश की जब बात होती है तो उस समय विधानसभा चुनाव और विधानसभा के परिप्रेक्ष्य की बात उतनी महत्व नहीं रखती है जितनी राष्ट्र की बात महत्व रखती है। तो जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हैं या जो लोकल जो विषय होते हैं वो थोड़े से रहते हैं, लेकिन इतने नहीं प्रमुख होते हैं जितने राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं। और हम जब आए हैं चुनाव में तो हम कह रहे हैं मोदी की गारंटी, और गारंटी की भी, मोदी की गारंटी की भी गारंटी। ऐसा गारंटी वाली चीज वही व्यक्ति कह सकता है जिसने पहले कार्य करके दिखाया। कार्य हमने किया, विरोध के लिए विपक्षी दल विरोध जरूर करेगा, ये उनका सार्वभौम अधिकार है, वो उसका उपयोग करेंगे। लेकिन कर्नल साहब, आपने 10 साल में जो विकास कार्य किए, जिनकी आप गिनती कर रहे हैं, उनके बदले में वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, फिर आप मंगलसूत्र पर, संपत्ति पर क्यों आ रहे हैं? फिर जब आपके विकास पर भरोसा नहीं है क्या बीजेपी को, जो डरा रही है? देखिए, जब कोई विपक्षी दल का तथाकथित बहुत बड़ा नेता कुछ वक्तव्य देता है विरासत टैक्स के बारे में और भाषण देता है, तो जनता को उस विषय को ठीक तरीके से समझाने की आवश्यकता होती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जनता को दोनों पक्ष समझना होता है। हम अपना पक्ष तो समझा ही रहे हैं। जब उस विषय पे बात होगी, विरासत टैक्स पे बात होगी, आप SC ST OBC के बीच में से कर्नाटक में
सिर्फ मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे और सभी वर्ग के मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, तो इस विषय पे चर्चा तो होगी ही। आप या तो कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों को भी इस तरह के वक्तव्य और इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। एक तरफ आज लालू प्रसाद जी ने भी इस चीज को बोल दिया कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब संविधान का निर्माण हुआ उसी टाइम बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, और इस चीज का पुरजोर समर्थन नेहरू जी ने भी किया था। तो आज कांग्रेस उस चीज को क्यों भूल जा रही है? भाई, इस देश में धर्म के आधार पर किसी भी तरह के आरक्षण की बात कभी नहीं की गई। इसका खाली एक ही कारण है, हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी वर्ग को वोट बैंक की तरह नहीं समझा और ना इस्तेमाल करने की कोशिश की। यही अंतर है। कांग्रेस ने हमेशा से शुरू से सभी वर्गों को बांटकर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटकर, फूट डालो शासन करो की नीति पर रहकर अपने वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की है। लेकिन अब जनता समझदार है, देख रही है कि क्या होता आया था, और इसीलिए पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस को उन्होंने बाहर ही उठा रखा है। आज की तारीख में तो कांग्रेस, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे पूरे राष्ट्र की बात करूं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और अस्तित्व की लड़ाई में आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण मध्य प्रदेश का है कि कितने लोग कहां चले गए। अब उसमें विषय आ जाएगा कैसे चले गए, क्या हो गया, उसके बारे में मैं अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आने दीजिए इसके बाद। चलिए, राजकुमार जी से जवाब लेंगे, उससे पहले प्रभु जी, लालू प्रसाद यादव का मतदान के बीच में बयान आया है कि मुसलमानों को भी उनका हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा? जहाँ तक ब्रजेश जी मेरी जानकारी है, हो सकता है थोड़ी बहुत गलत हो, लेकिन मुझे लगता है दुरुस्त जानकारी है। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक आधार पर, नौकरी पर तो मुसलमानों को ऐसा आरक्षण नहीं मिल रहा है जैसा कर्नाटक वाला है, लेकिन जब राजनीतिक आरक्षण की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो उन पदों पर काबिज हैं, बैठे हुए हैं। ये आरक्षण मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है। अभी कर्नल साहब शायद इस बारे में जानते होंगे लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कर्नाटक के आरक्षण की, जो वो कह रहे थे कि आप दे देंगे तो चर्चा तो होगी, तो कर्नाटक में जो आरक्षण वो आज नहीं दिया गया है, वो पहले का था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर यदि रोक लगी हुई है तो उस पर आप चर्चा क्यों करना। फिर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं इसी बात को लेकर, तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए आपकी सरकार लड़ क्यों रही है फिर बढ़ाने के लिए? यदि यही मुद्दा नहीं है तो आप चूंकि मुद्दे को चुनाव के वक्त पर ही कैश कराना चाहते हैं। अभी उन्होंने एक बड़ी बात और कही थी कि वो जो उनके नेता यदि विरासत टैक्स की बात करेंगे तो जरा आप उनसे समझिए कि किसने कहा है और क्या कहा है, उसको लेकर फिर मंगलसूत्र कहाँ से आ गया। तो निश्चित तौर पर ये केवल चुनाव पर भरमाने का, खींचने का काम है लोगों को। और एक जो निकल कर एक बात आई है कि यदि मोदी की गारंटी पर ही चुनाव हो रहा है, यदि आपने छांट कर अच्छे प्रत्याशी का चयन किया, आपकी पार्टी योग्य प्रत्याशियों का चयन करती है, तो यदि कोई हार जाता है, मध्य प्रदेश की ही बात करें, यदि कोई आपका उम्मीदवार हार जाता है, बाकी राज्यों की तो हम बाद में बात करें, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार या तो मोदी होंगे जिनकी गारंटी फेल हुई है, उन पे जिम्मेदारी देंगे, या उस प्रत्याशी के चयन करने वालों पर जो सवाल उठाएंगे कि उनने गलत प्रत्याशी का चयन किया था जो हार गया। तो निश्चित तौर पर चुनाव एक जो है हार जीत का खेल है, किसी को जीतना है, किसी को हारना है, किसी की व्यक्तिगत इमेज पर चुनाव होता है, कहीं पार्टी की इमेज पर चुनाव होता है, कहीं आपकी सरकार के काम के बल पर चुनाव होता है। तो सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। और यदि लालू यादव उस बात को कह रहे हैं जो अभी आप सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो भी यही फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि एक माई समीकरण पहले यूपी और बिहार में चल चुका है, तो वो उस समीकरण को फिर से वो कैश कराना चाहते हैं। पूरा चुनाव को देखिए आप कि बीजेपी की जो रणनीति है, जो सोचा समझी प्लानिंग है, उनका आजमाया हुआ नुस्खा है, वो हिंदुओं को, जो बहुसंख्यक आबादी है देश की, उसको एकजुट करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार राम मंदिर का जिक्र होता है, इसीलिए चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री राम मंदिर अयोध्या गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, रोड शो किया, वो अपनी जगह चुनाव प्रचार किया। लेकिन वो एक संदेश देने की कोशिश है कि वो कांग्रेस के नेता जो ने राम मंदिर का विरोध किया था वो वहाँ नहीं आए, देखिए हम दोबारा आ गए। और वो कब गए? 7 तारीख को पोलिंग के पहले। तो निश्चित तौर पर वो लोगों को एक तरीके से जोड़ने की कोशिश है कि हमने ये करके दिखाया है, आप मान के चलिए कि आपकी आस्था के केंद्र को हमने पुनर्जीवित किया है, तो आप उस पर वोट कीजिए। तो निश्चित तौर पर चुनाव में तमाम तरह के हथकंडे, दांव पेच आजमाए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के स्तर पर व्यक्ति हो,
चाहे किसी और दल के स्तर पर व्यक्ति हो। क्योंकि आपने सवाल कर्नल साहब पर उठाए हैं, इसलिए जवाब उन्हीं से ले लेते हैं कि जिम्मेदार कौन होगा यदि प्रत्याशी हार जाते हैं, चयन करने वाले या मोदी जी? और दूसरा, भ्रम फैलाने की कोशिश तो आप भी कर रहे हैं। कर्नाटक में आपका अलग एजेंडा है, मध्य प्रदेश में आप 27% के लिए लड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, एक और सवाल है आपकी, कर्नल साहब, आपकी ही सरकार है जिसने चुनाव जीतने के लिए एट्रोसिटी एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको बदल दिया था। कर्नल साहब। विजय जी, सबसे पहले एक छोटी सी त्रुटि है, मेरे नाम के साथ रिटायर्ड पहले लिखा हुआ है, वो गलत है। वो नाम के बाद होता है, शुरू में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो आप उसको ठीक करा लीजिए। मैं करवा देता हूँ। बहुत छोटी ये त्रुटि जी। अच्छा, दूसरी चीज आती है जहां तक कि भ्रम फैलाने की बात है। भ्रम फैलाने का आरोप विपक्ष हम पे लगा रही है, और अभी जो है प्रभु जी ने भी बोल दिया कि हम भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, मैंने कहा सभी दलों का ये काम है कर्नल साहब, सभी दल ये करते हैं चुनाव में। आप वो भी संविधान को लेकर फैला रहे हैं, आप भी इसको लेकर फैला रहे हैं, किसी एक का नहीं कहा उन्होंने। अगर आप उस पर आएंगे तो उनसे भी जवाब लेंगे। नहीं, संविधान पे ही चलिए पहले बोल देता हूँ। संविधान की हत्या 1975 में हुई थी, और उसके बाद बिल फाड़ा जाता है संसद में। अरे कर्नल साहब, संविधान उसके बाद भी जिंदा है, उसी संविधान के दम पर आप बोल रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं आपसे। वही कह रहा हूँ, संविधान पे आघात किया जाता है। हाँ, हत्या जैसा शब्द प्रयोग मत कीजिए, भारत का संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आप अगर सुनेंगे तो मैं बोल पाऊंगा कि भारत का संविधान इतना मजबूत है कि इसकी हत्या और इस लोकतंत्र की हत्या कोई भी नहीं कर सकता है। और इस संविधान में संशोधन हो सकते हैं बदलने के लिए। तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर भी करना चाहे तो नहीं कर सकते बदलने की बात। वो तो संशोधन की बात करते आए हैं और सभी ने किया है, और किसने सबसे ज्यादा किया ये आप लोगों को सबको पता है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। संविधान की हत्या की बात हमने की भी नहीं है और न कर रहे हैं। जहां तक इसका सवाल है कि कौन जिम्मेदार होगा, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो ये जिम्मेदारी तय करने की चीज कि कौन हार गया और किस वजह से हार गया, इसकी नौबत नहीं आएगी। तो मैं इस चीज पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। प्रभु जी, ये मेरा आप कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास है। नहीं, बिल्कुल, आप बहुत अच्छा है आपका अति आत्मविश्वास, लेकिन यदि प्रदेश में 540 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और आपकी सरकार 400 का टारगेट लेकर चल रही है एनडीए के साथ, तो 370, अब तो कुछ तो सीटें आप वैसे ही हार रहे हैं जहां आपने उम्मीदवार खड़े किए होंगे। ये तो अति आत्मविश्वास का हम अपने आकलन के हिसाब से बात करेंगे प्रभु जी। अरे तो उम्मीदवार क्यों खड़े किया हमने? यदि गारंटी, आपकी गारंटी में दम है जो आप कह रहे हैं, आपके चयन प्रक्रिया एकदम नकली है। प्रभु जी, इस चीज की भी गारंटी आज देता हूं मैं कि जो सारे जीतेंगे बीजेपी के। क्या है 370 का, वो 370 का टारगेट हम अचीव करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट भी हम अचीव कर रहे हैं। आपने आप वंदे भारत से पैसेंजर ट्रैक पे आ गए कर्नल साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, आपका अनुमान है, ये बिल्कुल मैं नहीं आया। मैं तो 400 प्लस की बात हम कर ही रहे हैं एनडीए। नहीं, आप अभी जो कह रहे थे ना कि एक भी नहीं हारेगा, जहां खड़े हैं आपका अति आत्मविश्वास है, तो अचानक आप आ गए 370 मध्य प्रदेश की बात कर रहा था। मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं हार रहे हैं। तो एजेंट से पहले मतदाता पहुंच रहे हैं भोपाल में, ये तो कुछ ज़्यादा ही उत्साह हो गया मुझे लगता है। लेकिन ऐसा नज़ारा देखने को कम ही मिला है कि राजकुमार जी ईवीएम पे अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिए। तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 11 वोट डले थे, 50 बता रही मशीन। देखिए, ईवीएम की बात, चूंकि दिग्विजय सिंह जी बड़े सम्मानी वरिष्ठ नेता है, और वो पूर्व में भी कई चीजों को लेके उन्होंने यहाँ से लेके दिल्ली तक आंदोलन में भी भाग लिया। ईवीएम के मामले को लेके जो कोर्ट के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सब साथ खड़े हुए थे, उनके साथ रहे। पर हम अभी मुख्य मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी भटकाव में है, उनका बीपी, उनके नेताओं का लो चल रहा है, तो वो दिशा भटकाव की ओर जा चुके हैं। 2 चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण का मतदान में उनको समझ आ रहा है, जब उनके नेता आकर यहाँ कह रहे हैं मतदान बढ़ाओ, बूथों पर जाओ, लोगों को निकालो, वोट दे वो, और कई नेताओं ने उस उत्साह में ये कह दिया है कि पोलिंग बूथों पे हमको मदद मिलेगी, आप तो बस मतदाता लाएं। तो
ये सब इनकी हताशा निराशा है, क्योंकि जनता इनके 10 साल के ज्यादा मतदान हो ये अच्छा है कि बुरा है राजकुमार जी? और सबको प्रयास करना चाहिए। चलिए बीजेपी कर रही, कांग्रेस क्या कर रही है? मतलब कांग्रेस को लग रहा है कि उसके ही मतदाता निकल रहे हैं। हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं मतदान, हम हर जगह बात कर रहे हैं कि मतदाता निकले और मतदान करे, क्योंकि इस समय जो भी मतदाता निकलेगा मतदान करने, उसको मालूम है मुझे महंगाई से लड़ना है, मुझे बेरोजगारी से लड़ना है, किसानों को मालूम है कि मुझे फसलों के एमएसपी के लिए फिर तो बीजेपी अच्छा कर रही है ना, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो उसकी कोशिश कर रही है। तो गैस की रसोई और रसोई घर का जो भाव सिर पे जैसा पारा बढ़ रहा है वैसे ही भाव बढ़ रहे हैं, उन सब को लेकर उनको मतदान में परिवर्तित करना है, मत के रूप में परिवर्तित करना है। इसलिए वो निकलकर जब मतदान केंद्र पहुंचेंगे तो इन सब चीजें जो है उनके दिमाग में रहेगी, तो वो उनका प्रयोग अपने दिमाग से लेकर अपने हाथ के माध्यम से मत की मशीन पर पहुंचकर वो ये प्रयोग करेंगी। जब ये तमाम समस्याएं हैं, इन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, तो फिर संविधान खतरे में, ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? जबकि आपके ही नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कई बार कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। फिर इस तरह के आरोप क्यों भ्रम फैलाया जाता है कि संविधान खतरे में? बिल्कुल नहीं, संविधान खतरे की बात जब ये इनके ही कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जब बोले हैं, तब कांग्रेस के नेताओं ने इसको लिया है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों ने उनके बयान दिए हैं कि तो ऐसे तो आपके भी नेता ने बयान दिया है ना, सैम पैत्रदा ने। राजकुमार जी, बड़े नेता का नाम तो बता दीजिए, किसने बोला, कौन सा बड़े नेता ने, हम भी सुन लें। राहुल गांधी तो आपके सर्वमान सबसे बड़े नेता हैं, उधर के किस बड़े नेता ने बोला जिसका जवाब राहुल जी दे रहे हैं? 400 पार का लगातार बोला है। नहीं, वो संविधान बदलने वाली जो बात कह रहे हैं खतरे की, वो किसने बोला उधर के बड़े नेता ने? देखिए वहां के 2-2 सांसद प्रत्याशी जो लड़ रहे थे, 500 से ज्यादा सांसद हैं साहब। हम तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता। वो कितने किसी छोटे से सांसद के बयान का जवाब देंगे? मोदी के लेवल पे बात करें तो अच्छा लगता है। उनमें से का टिकट भी काट दिया बीजेपी ने। जवाब प्रभु जी मतदाता देंगे। संविधान एक बड़ा विषय है और इस संविधान बदल सकते हैं क्या? कोई संविधान बदल सकता है क्या? देखिए, जिस प्रकार की लोकतंत्र में हत्याएं राजनीतिक रूप से है, डर, और ये घुमाइए फिराइए मत उसे जलेबी की तरह, सीधा बताइए ना, बदल सकता है क्या कोई संविधान? जब ब्रजेश जी सरकार बदलने की बात आती है, रात को महाराष्ट्र में सरकार करके रात में ही गठन की बात आ जाती है, तो इस संविधान को खतरा दिख रहा है, देश में दिख रहा है, लोकतंत्र की हत्या होते दिख रही है। जब प्रत्याशियों को अपनी ओर लिया जा रहा है, सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी तब संविधान खतरे में नहीं था, इस हिसाब से कहें तो। जब सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी तब संविधान खतरे में नहीं था। जब आपातकाल में संविधान खतरे में नहीं पड़ा राजकुमार जी, तो आप कैसे पड़ेगा? कैसे बदल देंगे? राष्ट्रपति की मर्यादा होती थी, राज्यपाल की मर्यादा होती थी। अब तो आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में कितनी मर्यादाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करी है और कितना पालन किया वो भी दिख रहा है, और उसका जवाब मतदाता दे रहे हैं और अभी और देंगे। तीसरे चरण में भी दे रहे हैं, 2 चरण में दे चुके हैं और आगे के चरणों में भी देंगे। और जब मतदाता मतदान के माध्यम से अपना परिणाम इनको 4 जून को देंगे, तो इंडिया साइनिंग की तरह इनका जो अभिमान है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए गठबंधन का जो अभिमान है वो सामने आ जाता है। लेकिन आपके सहयोगी गठबंधन जो सहयोगी हैं, लालू यादव का जो बयान आया, क्या उससे सहमत हैं आप? मैं अभी सुन नहीं पाया लालू यादव जी का बयान, आज का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आप बता दें किस टाइप का बोला? मतदान के बीच में उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण का मामला बड़ा लंबा है और संविधान में सारे प्रावधान हैं, किसको कितना आरक्षण मिलेगा, कितना मिलना चाहिए। इस चीज को लेकर वो अपने क्षेत्रीय दल के हिसाब से, क्षेत्रीय नेतृत्व बिहार के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं, क्या ये ना वोट के लिए वो ऐसा कह रहे हैं, वोट के लिए ही आप कह रहे हैं संविधान खतरे में, लोगों को डरा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। धर्म के नाम पे डराने वाली पार्टी आपको मालूम है कौन है और कितना डराती है,
हम लोग तो मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, रोजगार कैसे आए, 10 साल में आपने क्या किया और आगे आपका विजन क्या है, आप उसको लेकर बात करें। ये मूल चीज है। जनता अब इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो ये देखती है कि बिजली का मुझे बिल कितना देना है, रसोई में मुझे दाल के भाव क्या है, खाने के तेल का भाव क्या है, मुझे गैस लाना है, मुझे पेट्रोल के लिए, बच्चों की फीस के लिए, इन सब चीजों के लिए कहाँ महंगाई पहुंच रही है, ये उनका महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उनको लेकर उनको ज्यादा संघर्ष लेकिन करना पहले पड़ता है। चरण में इन नौकरी मुद्दों के से लिए शुरुआत करना हुई थी पड़ता है, मनोज जी, ये और महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण आते आते पाकिस्तान की एंट्री हो गई, मुसलमानों को आरक्षण देने की एंट्री हो गई, संविधान की एंट्री हो गई, मंगलसूत्र की, विरासत टेस्ट की। भारतीय जनता पार्टी माँ से, ठीक है, आ रहा हूँ राजकुमार जी, मुसलमान माँ आ से, रहा हूँ। मंगलसूत्र माँ से, बिल्कुल हर चीज पर आ गई है। तो ये उनको देखना है कि वो मुद्दों पर बात करें कि जिन मुद्दों पर आप क्या करना था, क्या किया, क्या नहीं दोनों करा। की बात आपने कर रहा हूँ ना, नौकरी और मुद्दों से निवेश तो पर- दोनों ही भटक गए। जी मनोज जी। नौकरी देखिए और ब्रजेश निवेश जी, पे जो कितना- सबसे पहले जब बीजेपी ने कहा था कि 400 सीटें आएंगी, तब जो जिन सदानंद गौड़ा ने कहा था कि संविधान बदल देंगे हम, बीजेपी ने तुरंत उनका टिकट काट दिया था और उसके तुरंत बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। तो ये एक उदाहरण है कि अगर आप गलत बयानी करते हैं तो क्या आपके साथ हो सकता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो खैर हुई बात। लेकिन जो आप जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जैसे हम इसमें पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 2014 का जो वोट था वो उम्मीदों का वोट था, बदलाव के लिए वोट था, अच्छे दिन आएंगे। 2019 में हमने देखा था कि राष्ट्रवाद पे मामला चला गया था बालाकोट के बाद, जो पुलवामा में जो कुछ घटनाक्रम हुआ था, हमने हमारे 3 दर्जन से ज़्यादा जवान खोए थे। लेकिन अब जो चुनाव हम देख रहे हैं 2024 का, बीजेपी एक उम्मीद के साथ गई थी और पहले चरण में उन्होंने विकास की बात की, तमाम सारी बात की। लेकिन जब हमने देखा वोटिंग परसेंटेज गिरा है, वोटर निकला नहीं, इसके बाद बीजेपी ने अपना जो है नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, मामला टर्न करने का प्रयास किया और नए नए मुद्दों का इजाफा उसमें किया। चूँकि 7 चरण का मतदान है तो मुझे लगता है कि अभी मुद्दे और बदलते जाएंगे, क्योंकि हर एक चरण में हर एक मुद्दा जो प्रभावी होता नहीं दिख रहा है तो बीजेपी अगले चरण में उसको बदलती जा रही है। कांग्रेस लेकिन लगातार संविधान वाले मामले पे अपनी बात पर अड़ी हुई है, संविधान बदलने की बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन उनसे ही तमाम सारे नेता कह रहे हैं कि संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। जिन 5 गारंटी 25 योजनाओं की बात कांग्रेस कर रही थी वो जनता तक उतने प्रभावशाली ढंग से वो पहुंचा नहीं पाए। जिसके पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की थी, जिसमें किसानों को सालाना 72,000 रुपये देने की बात की थी, लेकिन वो किसान साल के 6,000 रुपये वाले वादे पर मोदी के साथ चला गया था। तो इस पूरे चुनाव में हम देख रहे हैं कि हर एक मुद्दे, तीसरे चरण आते आते जो आपने कहा पाकिस्तान का भी जिक्र हो गया है, अब जो चौथा चरण जाएगा, जो 30 के चरण के जो शाम तक जो वोटिंग पैटर्न बताएगा कि क्या वोटर उतना घर से निकला है। क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे हैं, जैसे विदिशा की हम बात कर लें तो लगभग 50% वोटर वहाँ निकल गया है। भोपाल में 40% इस समय तक वोटिंग हो गई है। तो ये बता रहा है कि जो बीजेपी ने प्रयास किए थे कि वोटिंग बढ़ाने के, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये पैटर्न यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि चौथे चरण के मुद्दे फिर कुछ चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए फिर मध्य प्रदेश की 8 सीटें बचेंगी, कई सारे जो राज्य हैं उनका चुनाव खत्म हो चुका होगा। फिर थोड़े जो टिपिकल हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं जिनकी सीटें बचेंगी, जैसे बिहार का जिक्र हमने किया है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, या तमाम सारे ऐसे राज्य, तो फिर बीजेपी पूरा फोकस उन्हीं स्थानों पर करेगी। तो हम देख रहे हैं यूपी में कि कैसे जाट लैंड से वोट जो शिफ्ट है, जो वोटिंग होना वो यादव लैंड तक शिफ्ट हो गई है। उसके बाद जब नए क्षेत्रों में वोटिंग जाएगी तो मुझे लगता है नए नए मुद्दे निकल कर आएंगे। मुरैना जो अपन कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, वहाँ पे कम मतदान हुआ है अब तक। विदिशा में बड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर विदिशा में हम कह सकते हैं कि मुकाबला भले ही ना हो, लेकिन जिस तरह से प्रयास कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, एक नया कंसेप्ट लेकर आए थे, वो गांव में समरस बूथ की, तो और सब लोगों को इकट्ठा करके एक साथ वोट डालने की अपील कर रहे थे और बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए, खुद मेहनत की, तो उसका असर दिख रहा है। लेकिन राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में क्या लगता है आपको, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि मुकाबला यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या आपको? देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पर मैं जो अजय खिमरिया जी ने जो कहा था मैं उससे सहमत हूँ कि सबसे रोचक मुकाबला यदि इस चरण का यदि कहीं है तो वो है राजगढ़ में। यदि हम पिछले 2019 के चुनाव को देखते हैं तो दिग्विजय सिंह भोपाल से लड़े थे और भोपाल के चुनावी इतिहास की सबसे ज़्यादा पोलिंग उस चुनाव में हुई थी, क्योंकि सामने दिग्विजय सिंह थे, उन बीजेपी ने जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा था, जो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी अपोजिट थे।
यदि आमने सामने पड़ जाएं तो क्या स्थिति होगी, इसको लेकर उस समय तक कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि दोनों के बयान एक दूसरे को लेकर ही आते थे। दोनों की चमकने के मतलब प्रज्ञा सिंह की राजनीतिक प्रादुर्भाव की यदि कोई वजह है तो दिग्विजय सिंह थे। तो निश्चित तौर पर उस चुनाव में एक बड़ा जोश लोगों में था, और राष्ट्रवाद का, जैसा भी मनोज जी ने कहा, राष्ट्रवाद का उफान तो अपनी जगह था ही, लेकिन वो एक अलग से भोपाल के लोगों में जोश था कि प्रज्ञा वर्सेस दिग्विजय सिंह का मुकाबला था। तो उस दंगल को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सहभागिता करने पहुंचे और सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था। यदि राजगढ़ में यदि मतदान बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर वहाँ इस बार फिर दिग्विजय सिंह है। 33 साल बाद वो चुनाव में अपनी किस्मत मा रहे हैं, और इस मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, या मैं कहूँ शायद देश का ये चुनाव में, पूरे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं देश में, एकमात्र सीट है जहाँ कोई कैंडिडेट इस भरी गर्मी में पैदल चल के चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आया, वो भी 78 साल की उम्र में। लेकिन प्रभु जी 2019 में भी हम आंकड़े जो हमारे पास हैं, राजगढ़ में 74.42% मतदान हुआ था, उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं ऐसा लग रहा है। तो फिर इसका असर क्या होगा, क्योंकि पहले भी भोपाल से ज़्यादा मतदान हुआ था वहाँ पर। देखिए, चुनाव के परिणाम क्या होगा ये तो अभी बताना संभव नहीं है, परिणाम तो खैर वो एक अलग चीज़ है। एक सवाल भी मेरा है, चूँकि इस खबर आई है अभी कि किस तरह से हीरे की अंगूठी मिली है इनाम में, ये जो पहले चरण में हमने देखा है, दूसरे चरण में देखा है कम मतदान प्रतिशत हुआ था, उसके कारण ये बम्पर इनाम की ऐलान किया गया। पहले भी जतन करता रहा है चुनाव आयोग, राजनीतिक दल भी करते हैं। क्या इससे आपको लगता है कि इस चरण में और अगले चरण में भी बढ़ोतरी होगी? निश्चित तौर पर वजह ये बहुत अच्छी पहल है भोपाल जिला प्रशासन की, उनके द्वारा ये पहल की गई है। और अब देखिए, जैसे अभी हमने दिखाया कि एक महिला को हीरे की अंगूठी निकली है। केवल एक इनाम नहीं है यहाँ पर, हर बूथ पर जैसे ही आदमी वोट डालकर आता है तो एक पर्ची, उसके कूपन पे उनका मोबाइल नंबर लेकर, उनका आईडी कार्ड देखा जाता है, मोबाइल नंबर नोट करके उस कूपन को उनको दिया जाता है। एक बॉक्स वहाँ पर रखा हो, उसमें डाल दीजिए आप बॉक्स में। सुबह 10 बजे वो ड्रॉ हर बूथ पर खुला है, उसके बाद 2 बजे वो ड्रॉ खुलना था, 5 बजे फिर वो ड्रॉ खुलेगा, और इसके बाद एक बम्पर ड्रॉ खुलेगा, वो 8 तारीख को खुलेगा, और उसमें कुछ बड़े इनाम हो सकते हैं। और यहाँ जो है हर बूथ पर लोगों को, सिर्फ हमने ये दिखाया कि एक महिला को हीरे की अंगूठी मिली है, हर बूथ पर किसी को कैप मिली है, किसी को पानी की बोतल मिली है, बहुत सारे इनाम रखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर इससे उत्साह बढ़ रहा है लोगों में। और जिस तरीके से चलिए, माफ़ी चाहता हूँ प्रभु जी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।